नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार 90% से ज्यादा मतदान। एग्जिट पोल में बीजेपी के सत्ता में आने के संकेत। असम और पुदुचेरी में एनडीए को बढ़त। केरल में यूडीएफ, तमिलनाडु में डीएम के गठबंधन को बहुमत के आसार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इटली के रक्षा मंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। वैश्विक स्तर पर बदलते सुरक्षा परिदृश्यों पर अहम चर्चा संभव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जम्मू में दिखाएंगे वंदे भारत एक्सप्रेस के श्रीनगर जम्मू मार्ग के विस्तारित हिस्से को हरी झंडी। यूएसबीआरएल कॉरिडोर पर स्थित अंजी और चेनाब पुलों का भी करेंगे निरीक्षण। अमेरिका, ईरान और रूस यूक्रेन संभावित संघर्ष विराम के बीच डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की फोन पर बातचीत। दोनों नेताओं ने बताया बातचीत को सार्थक। और सनराइजर्स हैदराबाद ने लगाया जीत का छक्का। 243 रन बनाकर भी हारी मुंबई इंडियंस। हेड और क्लासेन ने रियान रिकल्टन की शतकीय पारी पर फेरा पानी। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 142 सीटों पर 92.47% से ज्यादा मतदान दर्ज हुआ। कुछ जगहों पर हिंसा और झड़प की भी खबरें आईं। हालांकि ज्यादातर जगह मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। राज्य में आजादी के बाद से 17 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब वोटिंग 90% से ज्यादा हुई है। पश्चिम बंगाल में मतदान संपन्न होने के बाद तमाम चुनावी एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल दिखाना भी शुरू कर दिए हैं। एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार की विदाई और बीजेपी के सत्ता में आने के संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। वहीं असम में भाजपा जीत की हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी एनडीए को एक बार फिर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं दक्षिण भारत के राज्य केरल और तमिलनाडु की बात की जाए तो केरल में यूडीएफ और तमिलनाडु में डीएम के गठबंधन को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग को और बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों रक्षा मंत्री भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही बदलती वैश्विक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा करेंगे। इससे पहले इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जहां वो देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही गुइडो क्रोसेटो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अक्टूबर 2023 में रोम की यात्रा के बाद भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग को गति मिली है। वहीं इटली के रक्षा मंत्री की भारत की ये पहली यात्रा है। जनवरी 2026 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच सुरक्षा और रक्षा भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर बढ़ते रणनीतिक सहयोग को दर्शाते हैं। इससे पारस्परिक हित के क्षेत्रों में रक्षा औद्योगिक सहयोग को गति मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के लिए लद्दाख दौरे पर रहेंगे। ये दौरा खास इसलिए है क्योंकि इस दौरान वे बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में शामिल होंगे। उन्होंने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया, मैं 2 दिवसीय यात्रा के लिए लद्दाख रवाना होऊंगा। मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का क्षण है कि मैं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर
1 मई से शुरू हो रहे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की अब तक की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में शामिल हो रहा हूं। इस प्रदर्शनी में दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु भगवान बुद्ध के अवशेषों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे। लद्दाख में एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अध्याय की शुरुआत हुई जब भगवान बुद्ध के पवित्र पेपरहवा अवशेष लेह पहुंचे। इन अवशेषों का पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाएगा। गहरी आस्था, शांत आध्यात्मिक ऊर्जा और मंत्रों की मधुर ध्वनि के बीच भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेष आज लेह की पावन धरती पर पहुंचे। दिल्ली से वायुसेना के विमान से जैसे ही अवशेष लेह पहुंचे, पूरा वातावरण श्रद्धा और भक्ति से सराबोर हो उठा। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में इन दिव्य अवशेषों का स्वागत किया। लद्दाख पुलिस के गार्ड ऑफ ऑनर और बौद्ध भिक्षुओं की गूंजती प्रार्थनाओं ने इस पल को और भी अलौकिक बना दिया। पारंपरिक खाटकों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच हुआ यह स्वागत समारोह आस्था का जीवंत उत्सव बन गया। भव्य जुलूस के साथ पवित्र अवशेषों को चोगलमसर स्थित जीवेत्सल ले जाया गया, जहां 1 मई से इनके दर्शन शुरू होंगे। इस दौरान पूरे रास्ते हजारों श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषाओं में सड़कों के किनारे खड़े होकर हाथ जोड़कर इन अवशेषों के दर्शन करते नजर आए। यह ऐसा दृश्य रहा जिसमें आस्था, एकता और सांस्कृतिक समृद्धि की अद्भुत अलौकिक तस्वीर नजर आई। इस मौके पर उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि लद्दाख का चयन इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए होना यहाँ की गहरी बौद्ध विरासत का प्रमाण है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूं कि आज लद्दाख की धरती पर होली रेलिक्स बुद्धा के लाए गए हैं और आपने देखा कि यहाँ पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। सभी लद्दाखी हमारे वासी हैं, उनके लिए बड़े गर्व की बात है और आपने देखा कि कितना उत्साह है यहाँ पर और लोग बड़े जोश के साथ जो हैं उनको रिसीव कर रहे हैं और पूरे रास्ते में लोग खड़े हुए हैं उनको श्रद्धालु जो हैं उनके दर्शन करने के लिए। भक्ति और श्रद्धा का यह सिलसिला 1 से 10 मई तक जीवेत्सल में दर्शन के रूप में जारी रहेगा। इसके बाद 11 और 12 मई को ये अवशेष जांस्कार और 13 से 14 मई तक लेह के धर्म केंद्र में श्रद्धालुओं के लिए प्रदर्शित किए जाएंगे। 15 मई को इन्हें पुनः दिल्ली ले जाया जाएगा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। लेकिन वादियों में जहां शांति और आध्यात्मिकता पहले से ही महसूस होती है, वहीं भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी इस माहौल को और गहरा बना रही है। दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये सिर्फ दर्शन भर का मौका नहीं, बल्कि शांति, करुणा, सह-अस्तित्व के उस संदेश को भी करीब से समझने का मौका है जो भगवान बुद्ध ने सदियों पहले दिया था। और आज के दौर में यही संदेश लेह से पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ दीपक सिंह रावत, लेह लद्दाख, डीडी न्यूज। और केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव आज जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस की विस्तारित सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। जानकारी के अनुसार ट्रेन को अब कटरा से आगे जम्मू तवी तक विस्तारित किया गया है। साथ ही वंदे भारत में कोचों की संख्या 8 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है, जिससे ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे। 6 जून 2025 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, तब रेल में 8 डिब्बे थे। तब से ये रेल लगातार पूरी क्षमता से चल रही है और यात्रियों की ओर से इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। डिब्बों की संख्या बढ़ाकर 20 करने का निर्णय इसी मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे ट्रेन में बैठने की क्षमता एक बार में 2 गुनी से भी अधिक हो जाएगी और विशेष रूप से तीर्थ यात्रा और पर्यटन के व्यस्त मौसम के दौरान आरक्षण और प्रतीक्षा सूची पर दबाव कम हो जाएगा। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव इस दौरान उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत बने चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का भी निरीक्षण करेंगे। ईरान और भारत के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों को लेकर उच्च स्तरीय बातचीत हुई है।
ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बुधवार शाम एक विस्तृत टेलीफोनिक बातचीत हुई। विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बातचीत को लेकर जानकारी देते हुए लिखा, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची का फोन आया। मौजूदा हालात के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बातचीत हुई। हम एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में रहने पर सहमत हुए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में बुधवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। मजदूरों को लेकर जा रहे एक पिकअप वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इंदौर के डिविजनल कमिश्नर सुदाम खाड़े ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वाहन में 46 लोग सवार थे। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर सामने से आ रही कार से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर काम खत्म कर अपने घर लौट रहे थे। हादसे के बाद घायलों और शवों को धार जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जबकि गंभीर घायलों को इंदौर रेफर किया गया है। प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। धार में हुई है। एक पिकअप में लगभग, मुझे बताया गया कि लगभग 46 लोग पिकअप से जा रहे थे, वो पलटी हो गई और एक्सीडेंट हो गया है। और इसमें कुछ कैजुअलिटीज भी हुई है और कुछ हमने पेशेंट को देखा है। कुछ सीरियस पेशेंट है 2-3 और 7 लोगों को हमने रेफर किया है इंदौर। 15 लोगों का इलाज चल रहा है अभी और प्राइवेट 6 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यहाँ पेशेंट अभी स्टेबल है, लेकिन इनको बाकी इन्वेस्टिगेशन करके अगर उनको रेफर करना है, ट्रीट करना है, सब यहाँ पे कर लिया जाएगा। लगभग 15 लोगों की मृत्यु की सूचना हमारे पास आई है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में हुई भीषण सड़क हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक्स पोस्ट में दुख जताते हुए लिखा गया, मध्य प्रदेश के धार में हुई एक दुर्घटना में लोगों की जान जाने की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। मृतकों के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं बेंगलुरु में लगातार जारी बारिश के बीच बुधवार को अस्पताल की दीवार ढह गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 7 लोगों को बचाया गया, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे की चपेट में आने वाले लोग सड़क किनारे मौजूद वेंडर्स और राहगीर बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया घटनास्थल पहुंचे और मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया। जान गंवाने वालों में कर्नाटक के 3 जबकि केरल के 2 शख्स हैं। यूपी और असम के भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं घायलों में से 5 केरल के रहने वाले हैं। It's a government hospital ward, so you have to take care about this ward. You are not taken any care of this ward. That's why this incident happened. You are the responsibility. That's why I demand judicial inquiry, because 7 people has lost their life. So government is the responsibility. So IPL match 11 people lost their life. In Bangalore, last rainfall, we lost 5 members in the fall of house. So this is once repeating. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में हुए इस हादसे पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक्स पोस्ट में दुख जताते हुए लिखा, कर्नाटक के बेंगलुरु में दीवार गिरने से हुई दुर्घटना अत्यंत दुखद है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल शीघ्र स्वस्थ हों। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की राहत राशि प्रदान की जाएगी। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। खिसते तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का
नाम याद आता है, MDH शाही पनीर मसाला। पनीर तो क्या मस्त बना डाला। MDH का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। सिख धर्म के तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी के प्रकाश पर्व पर आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। गृह मंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, स्नेह, समानता और विनम्रता को भक्ति का सच्चा मार्ग बताने वाले सिख धर्म के तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी ने मानव को अहंकार त्याग कर सेवा, समर्पण और नाम सिमरन का पथ अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने महिलाओं को समाज में सम्मान और समान अधिकार दिलाने की दिशा में क्रांतिकारी पहल की। गुरु साहिब का दिव्य जीवन और उनके उच्च आदर्श समस्त मानव समाज के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। श्री गुरु अमरदास जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए राज्य सरकार ने तमाम तरह के इंतजाम किए हैं। देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मंदिरों के कपाट खुलने से लेकर 28 अप्रैल को शाम 7 बजे तक केवल 10 दिनों के अंदर कुल 4,08,401 तीर्थ यात्रियों ने 4 धाम यात्रा पूरी की है। अधिकारियों ने बताया कि तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए यात्रा मार्गों के साथ साथ प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर पीने का पानी, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, पार्किंग और यातायात प्रबंधन जैसी आवश्यक सुविधाओं को सुदृढ़ और व्यवस्थित रूप से संगठित किया गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के 6 दिनों के भीतर ही 84,942 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए। वहीं केदारनाथ धाम में 7 दिनों के भीतर 2,07,452 तीर्थ यात्रियों ने पूजा अर्चना की है। इस बीच यमुनोत्री धाम में 10 दिनों में 57,794 तीर्थ यात्री पहुंचे हैं, जबकि इसी अवधि के दौरान गंगोत्री धाम में 57,863 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए हैं। भारतीय सेना और असम पुलिस ने ऊपरी असम में संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी सफलता हासिल की है। तिनसुकिया, चराईदेव और शिवसागर जिलों में खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई। अभियान में ULFAI के एक सदस्य, 10 ओवरग्राउंड वर्कर्स और 4 नशीले पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मादक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने कहा है कि ये कार्रवाई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने और क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की दिशा में अहम कदम है। दिल्ली में भाजपा ने एक बार फिर बाजी मारी है। जी हां, भाजपा के प्रवेश वाही दिल्ली के महापौर निर्वाचित हुए हैं, जबकि भाजपा की ही मोनिका पंत उप महापौर पद पर निर्वाचित हुई। स्थायी समिति के 3 सदस्य भी इसमें निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। कैसा रहा महापौर पद का चुनाव, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद और मेयर पद के उम्मीदवार प्रवेश वाही को बुधवार को दिल्ली नगर निगम की सामान्य सभा में आयोजित चुनाव में दिल्ली का नया महापौर निर्वाचित कर दिया गया, जबकि भाजपा की ही मोनिका पंत उप महापौर निर्वाचित हुई। प्रवेश वाही ने कांग्रेस के उम्मीदवार जरीफ को 147 मतों के अंतर से पराजित किया। महापौर पद के चुनाव में कुल 165 मत पड़े, जिनमें से कोई भी मत अमान्य नहीं था। प्रवेश वाही को कुल 156 वोट पड़े, जबकि कांग्रेस के जरीफ को केवल 9 ही वोट मिले। नवनिर्वाचित महापौर प्रवेश वाही ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने दिल्ली के नागरिकों को बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के साथ स्वच्छता की बात पर भी जोर दिया। प्रवेश वाही दिल्ली के नए महापौर चुने गए हैं। बात करते हैं खुद नए मेयर साहब से। मैं अपने संगठन का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को उन्होंने इस पद के योग्य समझा, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे शीर्ष नेतृत्व, दिल्ली का नेतृत्व, हमारी मुख्यमंत्री महोदया, मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। साथ साथ मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से कि दिल्ली की जनता और अपनी संगठन की
अपेक्षाओं पे खरा उतरूंगा। ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कूड़ों के पहाड़ों पर हमारी दिल्ली सरकार पिछले कई दिन से काफ़ी तेजी के साथ कार्य कर रही है। उनके कंधों को मजबूत करते हैं हम अनेक योजनाएं हमारे पास है, अनेक उपकरण, अनेक नई तरीके से हम उनको जल्दी से समाप्त करने की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और तेजी के साथ हम बढ़ेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। महापौर और उप महापौर के चुनाव के बाद स्थायी समिति के 3 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसमें वार्ड संख्या 27 से भाजपा पार्षद जय भगवान यादव, वार्ड संख्या 82 से भाजपा पार्षद मनीष चड्डा और वार्ड संख्या 55 से आम आदमी पार्टी के पार्षद जरज कुमार शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने महापौर और उप महापौर पदों के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम में भाजपा के पास पार्षदों, विधायकों और सांसदों के 142 वोट हैं। भाजपा को इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 15 पार्षदों का भी समर्थन हासिल है। इस तरह भाजपा का आंकड़ा 157 है। कांग्रेस के पास सिर्फ 9 वोट हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 105 मतदाता हैं। दिल्ली नगर निगम में एक बार फिर से भाजपा ने बाजी मारी है। महापौर पद पर जहां परवेश वाही चुनाव जीतकर आए हैं, तो वहीं उप महापौर पद पर भाजपा की मोनिका पंत विजयी बनी हैं। इसके अलावा 3 स्थायी समिति के सदस्यों को भी निर्विरोध चुन लिया गया है। कैमरामैन मनोज चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय नौसेना ने मिलकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। DRDO और भारतीय नौसेना ने ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के तट से दूर भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज NASM-SR का पहला साल्वो लॉन्च सफलतापूर्वक किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण के लिए DRDO, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और उद्योग क्षेत्र विशेषकर DCPP भागीदारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस मिसाइल के विकास से सशस्त्र बलों की क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बुधवार को करीब 90 मिनट तक फोन पर लंबी बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने मुख्य रूप से यूक्रेन युद्ध और ईरान के मुद्दे पर चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने यूक्रेन में अस्थायी युद्ध विराम का सुझाव दिया है, जिस पर पुतिन सकारात्मक दिखे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन से लंबी और बहुत अच्छी बातचीत की। हमने मुख्य रूप से यूक्रेन के बारे में चर्चा की, साथ ही ईरान पर भी बात हुई। मैंने उन्हें अस्थायी सीज़फायर सुझाया और मुझे लगता है कि वे ऐसा कर सकते हैं। वहीं क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने बताया कि पुतिन ने 9 मई को रूस के विजय दिवस समारोह के मौके पर यूक्रेन में अस्थायी सीज़फायर घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। पिछले साल भी पुतिन ने इस मौके पर 3 दिन का युद्ध विराम घोषित किया था। वहीं ट्रंप और पुतिन के बीच ईरान के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। ट्रंप का दावा है कि बातचीत में पुतिन ने ईरान के समृद्ध यूरेनियम को लेकर अमेरिका की मदद करने की पेशकश की है। अमेरिका और ईरान के बीच हुर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने बुधवार को कहा है कि जब तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ समझौता नहीं करता, तब तक अमेरिका उस पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखेगा। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान हुर्मुज जलडमरू मध्य पर लगी नाकेबंदी हटवाने के लिए समझौता करना चाहता है। हालांकि उन्होंने ईरान के 3 चरणों वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें पहले जलडमरू मध्य खोलने और परमाणु वार्ता बाद में करने की बात कही गई थी। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि तेल निर्यात बंद होने के कारण ईरान भारी आर्थिक दबाव में है। वहीं ईरान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने सरकारी मीडिया प्रेस टीवी से कहा कि यदि अमेरिका ने हुर्मुज जलडमरू मध्य में अवैध नाकाबंदी जारी रखता है, तो अमेरिकी नौसेना को जल्द ही ईरान की ओर कड़ी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
अमेरिका ईरान युद्ध का असर लगातार अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों में देखने को मिल रहा है। बुधवार को तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने यूएस बॉन्ड बाजार में हलचल मचा दी। इसके साथ ही फेडरल रिजर्व के कुछ अधिकारियों ने इस बात के संकेत भी दिए कि वो ब्याज दरों में कटौती नहीं करने वाले हैं। ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत 5.8% से बढ़कर $110.44 प्रति बैरल पर पहुंच गई, लेकिन दोपहर तक ये कीमत फिर से बढ़कर $111.84 प्रति बैरल तक पहुंच गई। हालांकि स्टारबक्स और अन्य बड़ी कंपनियों की भारी मुनाफे की रिपोर्ट के यूएस शेयर बाजार को मजबूती भी दी। S&P 500 लगभग जैसे का तैसा रहा और 0.1 से भी कम गिरावट के साथ बंद हुआ। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 280 अंकों की गिरावट आई, जबकि नैस्डैक कंपोजिट में 0.1% से भी कम की मामूली बढ़त देखी गई। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर नौसैनिक नाकाबंदी के चलते तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, जो ईरान को तेल बेचने से रोक रही है। और इंडियन प्रीमियर लीग में बुधवार को मुंबई में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराकर प्रतियोगिता में अपनी छठी जीत दर्ज की। मैच में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता और रियात रिकलर की 123 रन की नाबाद शतकीय पारी की बल पर 20 ओवर में 5 विकेट पर 243 रन का स्कोर किया। इसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 244 रन के लक्ष्य को 18.4 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 249 रन बनाकर हासिल कर लिया। हैदराबाद की ओर से ट्रेविस हेड ने 76 तो हेनरिक क्लासेन ने नाबाद 65 रन की पारी खेली। वहीं अभिषेक शर्मा ने 45 रन बनाए। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये इस सीजन में दूसरी बार है जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी। इससे पहले जब ये दोनों टीमें भिड़ी थीं तो आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराने में सफलता हासिल की थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।